Sarvodaya Public School and English Medium Co-Educational Day School with hostel facility near RTO Haribanspur, Azamgarh. Admission open. तुलसी इंटर कॉलेज मखनाहा बुरनपुर आजमगढ़, जहां से होता है प्रतिवर्ष विद्यार्थियों का NIT में सिलेक्शन। एडमिशन ओपन। अधिक जानकारी के लिए प्रधानाचार्य विक्रांत सिंह से संपर्क करें। आजमगढ़ में विपक्ष पर जमकर बरसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा के मेहिया पार में जनसभा को संबोधित करने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। दोपहर 12 बजे से ही कार्यकर्ता लगातार उनका इंतजार कर रहे थे। रक्षा मंत्री लगभग 4:10 पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश में भ्रमण करने के बाद और सार्वजनिक जनसभाओं को संबोधित करने के बाद इस नतीजे पर पहुंच चुका हूं कि मोदी की 400 पार की सरकार बनानी है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है तो उत्तर प्रदेश अब उत्सव प्रदेश बन गया है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार चलाई है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। यहाँ पर गुंडे बदमाशों के हौसले पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं। किसी गुंडे बदमाश की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अपने सीने के बटन खोलकर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर चल सकें। उन्होंने कहा कि यदि हम भारत की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं तो उसमें सबसे अधिक योगदान उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में मैं जो माहौल देख रहा हूं, उससे मेरा यह विश्वास पक्का हो गया है कि पंजा आपका साथ छोड़ चुका है, साइकिल की चैन उतर चुकी है और हाथी पस्त हो चुका है। 80 की 80 सीटों पर भाजपा उत्तर प्रदेश पे अपनी विजय पताका फहरा रही है। आइए सुनाते हैं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। 8-10 दिन पहले आंध्र प्रदेश में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के बाद जब मैं मंच से नीचे उतर रहा था तो आप जानते हैं जरा मेरी जल्दी जल्दी चलने की आदत है और जल्दी जल्दी चढ़ने की भी आदत है और जल्दी जल्दी उतरने की भी आदत है। उसी में चोट लग गई थी। डॉक्टर का कहना है कि 7 दिन का आराम चाहिए, लेकिन लगातार सारे देश में इस समय सार्वजनिक सभाओं का दौर चल रहा है और वह आराम जो मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए मैंने फैसला किया कि तो हमारे घर में तो हम चाहे खड़ा होके बोली चाहे बैठ के बोली, कोनो अंतर नहीं था। आपकी प्रत्याशी और पूर्व सांसद श्रीमती नीलम सोनकर और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रीमान दारा सिंह जी चौहान और उपाध्यक्ष पूर्वांचल विकास बोर्ड, और जिनको मैं मानता हूं कि हमारे भी अग्रज रहे हैं ऐसे आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष श्री सूरज प्रकाश जी श्रीवास्तव, श्री विजय बहादुर पाठक सदस्य विधान परिषद, श्री राम सूरज जी राजभर सदस्य विधान परिषद, श्री मुराहू राजभर जिला प्रभारी, श्री घनश्याम पटेल लोकसभा प्रभारी, श्री विनोद राय लोकसभा संयोजक, श्री जयनाथ सिंह पूर्व जिलाध्यक्ष, श्री ध्रुव सिंह पूर्व जिलाध्यक्ष, श्री संतोष यादव ब्लॉक प्रमुख, श्री सौरभ सिंह ब्लॉक प्रमुख, रणविजय चौहान सह संयोजक, प्रशांत सिंह पूर्व प्रत्याशी अतरौलिया, मनोज यादव पूर्व प्रत्याशी निजामाबाद। इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, बहुत ही गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने स्वागत किया है। लंबे अरसे के बाद आया हूं, फिर भी आप लोगों ने जो गर्मजोशी दिखाई है उससे मैं पूरी तरह से अभिभूत हूं। लेकिन आप जानते हैं भारत की परंपरा है, भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, आपको अब यह हम जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है सारे देश में, उसके अंतिम चरण से हम गुजर रहे हैं और इस फेज का जो चुनाव है, मैं समझता हूं आज उसका प्रचार का अंतिम दिन है और 5 बजे वह भी समाप्त हो जाएगा। मैं सारे देश में भ्रमण करने के बाद और सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के बाद
इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि देश की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार के चुनाव में मोदी जी को 400 से अधिक सीटों पर विजय दिलाकर उनकी सरकार बनानी है। और उत्तर प्रदेश का जहां तक प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं, सचमुच उत्तर प्रदेश अब उत्सव प्रदेश बन गया है। और योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से सरकार उत्तर प्रदेश में चलाई है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। यहां पर गुंडे बदमाशों के हौसले पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं। किसी गुंडे बदमाश की हिम्मत नहीं है कि अपना सीने का बटन खोलकर आज उत्तर प्रदेश की सड़कों पर चल सके। धन दौलत के मामले में जितनी हमारी जानकारी है, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में मैं कह सकता हूं, यदि हम भारत की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की बनाना चाहते हैं, उसमें $1 ट्रिलियन माने $1 ट्रिलियन का योगदान किसी प्रदेश का होने जा रहा है, तो हमारे उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है। और मैं सारे उत्तर प्रदेश में जो माहौल मैं देख रहा हूं, उससे मेरा विश्वास अब यह पक्का हो गया है कि बहनों भाइयों, पंजा आपका साथ छोड़ चुका है, साइकिल का चेन उतर चुका है और हाथी पस्त हो चुका है। 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी विजय पताका फहराने जा रही है, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और आप लोग तो बहुत जागरूक लोग हैं, और उत्तर प्रदेश के लोग मैं जानता हूं विशेष रूप से ज्यादा जागरूक हैं। अभी आपने 2017 का चुनाव, 2014 का लोकसभा लड़ा, 2017 विधानसभा लड़ा, 2019 लोकसभा लड़ा, फिर उसके बाद 2022 विधानसभा लड़ा, 2024 आ गया लोकसभा लड़े हैं। बराबर साल 2 साल पर यह चुनावों का सिलसिला चलता रहता है। इस बार हम लोगों ने फैसला किया है, हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि बहनों भाइयों, अब यह बार बार चुनाव होने का सिलसिला बंद होना चाहिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन, देश में एक ही बार लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना चाहिए। यह फैसला हम लोगों ने किया है। देश हमारा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। सारी दुनिया में आज से नहीं, लगभग मैं 26-27 साल से दुनिया के दूसरे देशों में जाता हूं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अपने विचार में व्यक्त कर चुका हूं। उस समय के हालात को मैं देखता हूं, दुनिया में भारत के प्रति क्या धारणा थी, और आज यदि मैं जाता हूं दुनिया के देशों में, भारत के बारे में उनकी सोच देखता हूं, उनका भाव देखता हूं, उनका रिस्पांस देखता हूं, तो बहनों भाइयों, पूरी तरह से बदला हुआ मुझे नजर आता है। पहले हम लोग दुनिया के मंचों पर कुछ बोलते थे, तो हमारी बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक दुनिया को लेना चाहिए वो नहीं लेते थे। सोचते थे भारत तो यह गरीबों का देश है, भारत कमजोर देश है, या भारत का कोई प्रतिनिधि बोल रहा है, सुने न सुने कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से वह दृश्य देखा है कि भारत के कभी प्रतिनिधि पहले किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोलने के लिए खड़े होते थे, तो 100 लोगों की संख्या है दुनिया के देश के प्रतिनिधियों की, तो उसमें से 30-40 बाहर चले जाते थे। अरे भारत बोल रहा है, चलो चाय पी कर आते हैं। जब रूस, अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान जब ये बोलेंगे तो आएंगे, यह धारणा थी। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद जितनी तेजी के साथ बढ़ा है बहनों भाइयों, आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है, या भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी।
धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था, धन दौलत के मामले में यह माना जाता था कि भारत तो गरीब है, दूसरे देशों से कुछ ले देकर, कर्ज लेकर अपना काम चलाता है। यह धारणा हमारे बारे में थी। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी, जो मैं बतलाने जा रहा हूं, क्यों इस प्रकार की धारणा थी। 2140 करोड़ की आज हमारी जनसंख्या हो गई है। 2004 में हमारी जनसंख्या कुछ कम थी, लेकिन फिर भी 125 करोड़ से अधिक हमारी जनसंख्या थी। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था, दुनिया की अर्थव्यवस्था का मतलब समझ लीजिए धन दौलत के मामले में, हमारा भारत दुनिया के देशों में यह 11वें स्थान पर खड़ा था। इतनी बड़ी जनसंख्या का इतना बड़ा देश होने के बावजूद वह धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। मोदी जी जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने, तब भी भारत में जहां 11वें स्थान पर 2004 में था, 2014 में भी 11वें स्थान पर बना रहा। बहनों भाइयों, आज आपको जानकर खुशी होगी, आज हमारा भारत जो धन दौलत के मामले में 2014 में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, 7-8 वर्षों के अंदर ही वह जंप लेकर आज दुनिया के 5वें स्थान पर पहुंच गया है। मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया की सारी वित्तीय संस्थाएं, दुनिया की सारी फाइनेंशियल फर्म्स, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री अब यह दावा कर रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए सारी दुनिया का यह विश्वास पक्का हो गया है कि आज के 2.5-3 साल के बाद, यानी 2027 आते आते धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। एक अमेरिका होगा, दूसरा चीन होगा, तीसरा यदि कोई होगा 2027 में, तो उसका नाम हमारा और आपका देश या भारत होगा। यह हमारी कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। हमारे विरोधी है सपा बसपा के और कांग्रेस के लोग मानेंगे नहीं, लेकिन मैं उनको भी यहां से कहना चाहता हूं, मैं चुनौती किसी को नहीं देता हूं। हमारी यदि कोई बात गलत हो, उसका खंडन करें। मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, यदि हमने कहीं झूठ बोला हो, कहीं हमारी कोई गलती हो, या हम आगे भी कहीं झूठ बोलेंगे, कोई गलती करेंगे, तो उसकी समाचार पत्रों में आलोचना की जानी चाहिए। हमारी गलती होगी तो मैं क्षमा मांग लूंगा, क्योंकि बहनों भाइयों, जिंदगी में हमने राजनीति की है, जनता की आंखों में धूल झोंक कर कभी राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर बराबर राजनीति की है। इसलिए मैं कह रहा हूं, 25 करोड़ लोगों को 8 वर्षों के अंदर गरीबी रेखा से बाहर करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। यह हमारा नीति आयोग ही नहीं कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल फर्म्स वह दावा कर रही हैं। और उनका तो यह मानना है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि आज के 10, 12, 14, 15 वर्षों के बाद भारत में गरीबी नाम की कोई चीज शेष नहीं बचेगी। आप जितने लोग बैठे हैं, आज के 10-12 साल पहले जो आपके हालात रहे होंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप गरीब थे तो धनवान हो गए हों, लेकिन कुछ न कुछ आपके हालात में सुधार हुआ होगा। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं। भारत के यदि आर्थिक हालात में सुधार न हुआ होता, आप ये बतलाइए, कोरोना से बड़ा संकट, मैं समझता हूं कि आप लोगों की जानकारी में, आप लोगों के जीवन में कोरोना से बड़ा संकट कभी नहीं आया होगा। भारत में ही नहीं था, सारी दुनिया में यह संकट था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, कोरोना का जो वैक्सीन होता है, जो टीका होता है, वह टीका भी भारत में नहीं बनता था।
प्रधानमंत्री ने बैठक की, उसके बाद तय किया कि मैं वैज्ञानिकों से मिलूंगा और वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई करूंगा। क्यों नहीं हमारा वैज्ञानिक बना सकता है? जितने भी संसाधन की आवश्यकता होगी सारे संसाधन मुहैया कराऊंगा। वैज्ञानिकों से मिले हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा भाई कोरोना का टीका नहीं है, भारत में ही नहीं सारे विश्व में कोरोना का संकट पैदा हो गया, क्या होगा? आप ही तैयार कर सकते हो, आपके अंदर वह क्षमता है, और जितना पैसा लगेगा, जितनी धनराशि खर्च होगी हम खर्च करेंगे। बहनों भाइयों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे वैज्ञानिकों ने करिश्मा कर दिया। चंद महीनों के अंदर ही कोरोना का एक ऐसा टीका तैयार कर दिया कि आप भी जितने बैठे हैं इनमें सबको कम से कम कोरोना की 2 डोज जरूर लगी होगी, 2 बार टीका जरूर लगा होगा, नहीं तो किसी न किसी को 3 बार भी लगा होगा। और केवल भारत के रहने वालों लोगों को ही हम लोगों ने कोरोना का टीका नहीं लगाया, बल्कि आपको जानकर खुशी होगी, सीना थपथपाना चाहिए मेरे बहनों भाइयों कि हम लोगों ने दुनिया के 100 देशों को भारत में बना हुआ कोरोना का टीका मुहैया कराने में कामयाबी हासिल की है। और उस समय भी इस गंभीर संकट में, सारा विश्व संकट में था, फिर भी हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा था। उस समय भी सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था दुनिया के किसी देश की थी, तुम्हारे भारत की थी। हैसियत देखो भारत की। आपको तो मालूम है, रूस और यूक्रेन की लड़ाई 2 साल से चल रही है, मालूम है कि नहीं लोगों को? दोनों तरफ से बम, तोप, गोले, मिसाइल्स चल रही हैं। जब यह लड़ाई शुरू हुई थी उस समय हमारे देश के बहुत सारे बच्चे यूक्रेन में कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था। तो उन बच्चों के जो यूक्रेन में पढ़ते थे, उनके माता पिता जो भारत में रहते थे, वह बहुत परेशान हो गए। क्या होगा? यूक्रेन में रहने वाले हमारे बच्चों पर यदि रूस ने कोई मिसाइल फेंक दी, कोई बम फेंक दिया, तोप फेंक दिया, क्या होगा उनका? तो यहां उन बच्चों के माता पिता, उनका प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिला और कहा, मोदी जी चाहे जैसे भी हो हमारे बच्चों को यूक्रेन से आप बाहर निकालिए। वो पढ़े न पढ़े हम कोई चिंता नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी बचनी चाहिए, आप उनको बाहर निकालिए। बहनों भाइयों, प्रत्यक्ष साक्षी हूं, क्षण भर की देर नहीं लगाई प्रधानमंत्री ने, टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 22,000 बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, उसको भारत ने करके दिखाया। यह है भारत की हैसियत। इसीलिए मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। सपा, बसपा, कांग्रेस, बहनों भाइयों, कहना नहीं चाहता कुछ ज्यादा, उनके द्वारा देश की जनता ठगी गई है। बराबर वादे इन लोगों ने किए, लेकिन वादों को पूरा नहीं किया, वादों को पूरा नहीं किया। इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी की हालत यह होती जा रही है, आज के चुनाव के 10 साल के बाद बच्चों से पूछेंगे कि सपा जानते हो, तो बच्चे कहेंगे सपा का मतलब समाप्त पार्टी। कांग्रेस पार्टी की भी हालत यही हो गई है। कांग्रेस पार्टी की हालत यही हो गई है। इसीलिए प्रारंभ ही मैंने कहा कि हाथ आपका साथ छोड़ चुका है, साइकिल का चेन उतर चुका है और हाथी का हौसला पस्त हो चुका है। सोच समझ कर मैंने कहा। इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं, बहनों भाइयों, आपका समर्थन प्राप्त होना चाहिए। और मेरी बात सुन लीजिए,
बहनों भाइयों, भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ चुका है। भारत, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ चुका है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है उसके एक सांसद मिस्टर फजलुर रहमान ने यह कहा है, भारत की संसद में बोलते हुए यह कहा है। एक तरफ भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं पर पाकिस्तान अपनी बर्बादी को बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। मेरे बहनों भाई, और हम यह भी बतलाएं, यदि हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं, विश्व की हम महाशक्ति बनना चाहते हैं, तो दुनिया के किसी देश पर कब्जा करने के लिए नहीं, दुनिया के किसी देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं, हम दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने के लिए नहीं, हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं। पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं। भारत ही दुनिया का अकेला देश है जहां के रहने वाले ऋषि और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी देश की धरती से गया है, तो हमारे और आपके देश की धरती भारत से गया है। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। हमारे पढ़े लिखे बच्चे नेट पर जाएं, देखें कि मैं गलत कह रहा हूं कि सही कर रहा हूं। अभी अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर धनवान देश और इस मामले में भी ताकतवर देश माना जाता है। वहां के राजदूत भारत में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, वो भाजपा का कार्यक्रम नहीं था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अंग्रेजी में कहा है लेकिन मैं हिंदी में बतला दूंगा आपको, इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर कम टू इंडिया, इफ यू वांट टू फील द फ्यूचर कम टू इंडिया, एंड इफ यू वांट टू वर्क ऑन फ्यूचर कम टू इंडिया। यानी भविष्य कैसा होता है, भविष्य कैसा होता है यह तुम्हें देखना है दुनिया वालों, तो भारत आओ। भविष्य कैसा होता है यह महसूस करना चाहते हो, ऐ दुनिया वालों भारत आओ। भविष्य पर यदि काम करना चाहते हो, ऐ दुनिया वालों भारत आओ। यह मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राजदूत ने यह बात कही, जिनका नाम है मिस्टर गारसेटी। यह भारत के बारे में धारणा दुनिया के अंदर बनी है। और बहनों भाइयों, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब ताकतवर भारत बन गया है। पहले कांग्रेस की सरकार थी तो बॉर्डर पर कुछ बनाते नहीं थे, कहीं सड़क न बन जाए, कहीं और कोई सुविधा उपधा न हो जाए, नहीं चीन भारत में चलाएगा। बताइए, ये लोग सरकार चलाएंगे, देश बनाएंगे। भाइयों, हम भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है आपका। हम लोग किसी को आंख दिखाते नहीं है, लेकिन यदि कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कुव्वत इस भारत के अंदर है। मेरे बहनों भाई, छोटी छोटी चीजें, माने जो भी बम, तोप, गोले, मिसाइल, ये सब बनती छोटी छोटी चीजें, ये लोग दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते थे। क्या हमारे देश के बच्चों के अंदर वही हुनर नहीं है? क्या नहीं उनको यह अवसर दिया गया? और ये छोटी छोटी चीजें बनाते थे। बहुत कमजोर देश जो हुआ करते थे उनको एक्सपोर्ट करते थे, 500 करोड़ रुपया, 600 करोड़ रुपया। बहनों भाइयों, 10 वर्षों के अंदर ही करिश्मा हुआ है, 10 वर्षों के अंदर ही करिश्मा हुआ है। आज भारत की धरती पर बम भी बन रहे हैं, गोले भी बन रहे हैं, फाइटर प्लेन भी बन रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल भी भारत की देश की धरती में बन गई।
भारत रक्षा के मामले में भी आत्मनिर्भर होता जा रहा है। दुनिया के दूसरे देशों को हम बेच रहे हैं। अभी थोड़े ही दिनों पहले 4000 करोड़ की मिसाइल भेजी है, ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी ताकत है सीमा के इस पार ही नहीं, उस पार भी जाकर मार सकती है। यह भारत की ताकत है। प्रश्न नीलम सोनकर का नहीं है, प्रश्न किसी प्रत्याशी का नहीं है। प्रश्न यह है, यहां से चुनकर जाने के बाद मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए ताकत कौन देगा? जो संख्या चाहिए वह संख्या बल होना चाहिए। लोकतंत्र संख्या बल के आधार पर ही चलता है। बहनों भाइयों, आपको आश्चर्य होगा, मैं सच बताऊं, मैं तो कभी कभी बोलता हूं, बहुत भावुक हो जाता हूं। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष यह कहते हैं कि 21वीं सदी दुनिया में किसी देश की है तो भारत की है। हमारे देश का प्रधानमंत्री दुनिया के दूसरे देशों में जाता है, उसका सम्मान होता है, तो केवल उसका सम्मान नहीं है, हर भारतवासी का सम्मान है, आपका सम्मान है मेरे बहनों भाई। भारत की ताकत है, इस कारण सम्मान होता है। और आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कभी कभी हमारे प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो कहते हैं, हेलो बॉस, हाउ आर यू, बॉस कहकर पुकारते हैं। कोई द लीडर द ग्रेट कहता है, महान नेता कहता है। और एक देश में तो आपने देखा होगा, बेचारे इतने भावुक हो गए एक देश के राष्ट्रपति कि वह प्रधानमंत्री का पैर छूने के लिए बढ़े। प्रधानमंत्री ने उनका हाथ पकड़ लिया। यह है भारत। लालगंज के भैया लोग तनी मजे में ध्यान से समझ ला, कौनो इधर उधर के चक्कर में मत पड़ा जाए। नहीं नहीं नहीं, यहां एक से एक चतुर लोग होंगे, एक से एक चतुर लोग होंगे। ऐसा ऐसा भाषा बोली है तो समझ में, वाह वाह, क्या रामायण का प्रचलन बढ़िया कर रहे हैं। हमको गुमराह नहीं होना है बहनों भाइयों, छोटी बात नहीं है। चंद्रमा पर आप पहुंच गए हो, चंद्रमा पर आप पहुंच गए हो, आपके वैज्ञानिकों ने पहुंचा दिया। दुनिया का कोई देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंच पाया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला कोई देश है तो हमारा और आपका देश, यह भारत है। और यह भी बता दें, हमारे वैज्ञानिक अपने सूर्ययान के माध्यम से सूर्य की ओर प्रस्थान, सूर्य की ओर भी प्रस्थान कर चुके हैं। कितनी प्रचंड गर्मी, कई लाख, कई करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। मैंने ऐसा कुछ सिस्टम तैयार किया है, ऐसी व्यवस्था की है। अब उधर भी जा रहे हैं। कमाल हो रहा है भारत में। तो इसीलिए अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं 5 बज जाएगा। कहां गठबंधन है? यहां? अच्छा, हम लोगों का, हाँ हम लोगों का तो है ही। हाँ, तो हमारा भैया अपना दल हमारा साथी है, जनता दल यू हमारा साथी है, और आज संजय निषाद जी हमारे साथी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथी हैं। आई तो देखिए, हमारे नाम दारा सिंह है, केवल शरीर से दारा सिंह नहीं है। वैसे दारा सिंह देखने में हमारे रामसूरत राजभर लगते हैं। और हालचाल सब ठीक ठाक बा ना? तब चली, अब जिता दे बाजा ना, लेकिन अब घर घर निकला जाए, एक भी वोट बचे ना, तो एक चिंता कह लिया, ठीक बा ना? चला फिर आगे मिलब कबू।
बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।